हेलो वेलकम इन डियर साइंस। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस क्लास 8th की जो एनसीईआरटी है इसके चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम आईडी है और ये फेसबुक पेज की आईडी है। तो यहाँ से आप इंस्टा एंड फेसबुक पे डियर साइंस को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो वेबसाइट है dearscience.in। तो यहाँ से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। साथ ही इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं क्लास 8 साइंस के, अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही जब आप इस चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तब वहाँ पे आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह से सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और जो दूसरे चैनल है हमारे वो है AK स्टडी और हिंदी मीडियम अकेडमी। तो AK स्टडी पे आपको मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगी और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हो हिंदी मीडियम अकेडमी पे। यहाँ पे आपको मैथ एंड साइंस हिंदी मीडियम में मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिया है पहला क्वेश्चन, वो है मेटल्स आर जनरली। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सॉफ्ट एंड ब्रिटल, ऑप्शन बी जनरली हार्ड एंड सॉलिड, ऑप्शन सी लिक्विड, ऑप्शन सी जनरली लिक्विड। मतलब जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, या फिर वो जनरली हार्ड एंड सॉलिड होते हैं, या फिर लिक्विड होते हैं, या फिर जनरली लिक्विड होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो मेटल्स हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड एंड सॉलिड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा, यानी मेटल जो है वो जनरली हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं। ठीक है। जनरली का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे जो मरकरी है वो तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो हार्ड या सॉलिड नहीं होता। तो मतलब कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन ज़्यादातर जो मैटर है वो हार्ड एंड सॉलिड है, ये कहने का मतलब यहाँ पे जनरली का। ठीक, देखो जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा यहाँ पे आप पहले ट्राई करना कि वीडियो पॉज करके उसका आंसर आप दे पाओ। ठीक है। अगर आपको लगता है ऑप्शन ए सही है तो आप क्वेश्चन का नंबर डालो, ए लिख दो। जैसे कि अगर आपको 1 का ए सही लगता था तो आपको लिखना था 1A। अगर बी सही लगता है तो आप लिखोगे 1B। इसी तरह से 1C या 1D, जो भी आपको सही लगे आप उसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। मतलब आपको यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन एंड सिल्वर। तो इनमें से कौन सा नॉन मेटल है वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एल्युमिनियम तो मेटल होता है, आयरन भी मेटल होता है, सिल्वर भी मेटल होता है, ऑक्सीजन जो है ये मेटल नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो बी ऑप्शन है यानी कि 2 का बी, ठीक है, वो सही है। तो वीडियो पॉज करके जिसने भी 2B लिखा होगा, मतलब सेकंड का आंसर बी है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी है, उसका करेक्ट था। ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर दो और फिर मैं जो आंसर बताऊंगा उससे मैच करो। फिर आप देखो आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है जो ऑक्सीजन है ये क्या है, एक नॉन मेटल है, यानी सेकंड का बी आंसर सही था। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड। आपके पास ऑप्शन है मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्शन, एक्सपेंशन। मतलब मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिनके कारण जब हम उन्हें पीटते हैं तो वो फैल जाते हैं और फैल के क्या बन जाती है, उनकी सीड्स बन जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। ठीक है। अगर आपको लगता है ऑप्शन ए सही है तो आप लिखोगे 3A। अगर आपको लगता है बी सही है तो आप कमेंट में लिखोगे 3B। अगर आपको लगता है सी सही है तो आप लिखोगे 3C, इस तरह से। ठीक है। वीडियो पॉज करो और आंसर लिखो। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है मैलिएबिलिटी। ठीक है। मैलिएबिलिटी देखो वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मेटल्स की, जिसके कारण जब हम उनको पीटते हैं तो वो फैलते हैं और फैल के सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी इनको पीट कर सीड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। और जो मेटल इस प्रॉपर्टी को रखते हैं उनको बोलते हैं मैलिएबल। ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इसी पे बेस्ड है कि मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द मोस्ट मेलेबल मेटल इज। आपके पास 4 ऑप्शन है, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड।
ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल कौन सा है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है गोल्ड। जो गोल्ड होता है ये सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल होता है। इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल कौन सा है, गोल्ड। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेटल्स दैट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स आर सेड टू बी। मेटल्स जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मेलेबल, ऑप्शन बी है सोनोरस, ऑप्शन सी है लस्ट्रस, या फिर डी है हार्ड। तो देखो जब भी आप मेटल्स, ठीक है, पे किसी चीज़ से स्ट्राइक करते हो तो उसमें रिंगिंग साउंड आता है। जैसे आप लोहे की चीज़ को किसी चीज़ से मारोगे तो उसमें एक रिंगिंग साउंड आएगा। तो ऐसे मेटल जिनमें रिंगिंग साउंड आता है उनको पीटने पे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो सोनोरस हैं, ठीक है ना। यानी कि 5वें का बी सही है। 5वें का कौन सा ऑप्शन सही है, 5वें का बी सही है। ऐसे मेटल जिनको पीटने पे रिंगिंग साउंड आए उनको हम बोलते हैं कि वो सोनोरस हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, मतलब किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण इसके हम तार बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये है क्वेश्चन। आपके पास ये सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। अगर आपको लगता है ए सही है तो आप लिखोगे 6A, अगर आपको लगता है बी सही है तो आप लिखोगे 6B, अगर आपको लगता है सी सही है तो आप कमेंट में लिखोगे 6C, अगर आपको लगता है डी सही है तो आप लिखोगे 6D, मतलब 6 का आंसर डी। जो भी आपको सही लगता है आप वो लिखो, ठीक है। तो देखो मेटल्स को पीट के हम तार बना सकते हैं, इसका सही आंसर है कि इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। जैसे मेलेबिलिटी अभी हमने पीछे देखा था कि मेटल्स को हम पीट पीट के उनकी सीट्स बना सकते हैं, ठीक है, सीट्स बना पाएंगे तो उस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोल रहे थे। इसी तरह से ऐसे मेटल्स जिनके हम वायर्स बना पाएँ उनको हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी। और ऐसे मेटल्स जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है उनको हम बोलते हैं डक्टाइल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, डक्टिलिटी। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट डक्टाइल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन था, गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा होता है ये भी आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, वीडियो पॉज करो और फिर उसका आंसर लिखने की ट्राई करो। तो इसका आंसर देखते हैं गोल्ड, मतलब कि गोल्ड ही सबसे क्या है, डक्टाइल, और गोल्ड ही सबसे मेलेबल भी है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे डक्टाइल कौन सा है या फिर सबसे मेलेबल कौन सा मेटल है तो आप आंसर में लिखोगे गोल्ड। दोनों का आंसर गोल्ड आएगा, चाहे सबसे ज़्यादा डक्टाइल पूछा जाए या फिर सबसे ज़्यादा मेलेबल पूछा जाए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखो जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी किसकी स्टेट लिक्विड स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पे। तो आयरन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है वो देख लेते हैं। उम्मीद आपने पॉज करके आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो ब्रोमीन है ये लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है। तो क्वेश्चन में आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल होता है, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाए, ठीक, रूम टेम्परेचर पे। तो आपको आंसर बहुत बताना है ब्रोमीन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। इससे पहले हमने ब्रोमीन देखा था, वो तो नॉन मेटल था, ठीक है, वो जो लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बताना है, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है। और आपके पास 4 ऑप्शन है, सोडियम, ब्रोमीन, कैल्शियम, मरकरी। तो आपको पता है कि ब्रोमीन भी लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा मरकरी। क्यों, क्योंकि मरकरी मेटल है, ठीक है। मरकरी क्या है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। लेकिन ब्रोमीन की बात करें तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है। दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, लेकिन हमारा क्वेश्चन किसके बारे में है, मेटल के बारे में। तो मेटल कौन हुआ, मरकरी। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा,
रूम टेम्परेचर पे, और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा रूम टेम्परेचर पे। तो अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाता है मेटल के बारे में तो आप आंसर देंगे मरकरी, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन नॉन मेटल के बारे में पूछा गया है तो आप आंसर देंगे ब्रोमीन। ठीक, दोनों चीज़ें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें बोला गया है दी मेटल विच इज़ नॉट कोरोडेड बाई एयर वाटर एंड एसिड इज। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। ठीक है, आपको क्या बताना है कि ऐसी कौन सी मेटल है इनमें से जिसका कोरोजन नहीं होता है, ना ही एयर से, ना ही वाटर से, ना ही एसिड से, मतलब ये इनमें से किसी से रिएक्शन करके अपने ऊपर कोई लेयर वगैरह नहीं बनाती है। जैसे अगर आपने लोहे का सामान देखा हो, जब वो नया रहता है तो चमकदार होता है, जैसे जैसे पुराना होता है उसकी चमक चली जाती है, उस पर जंग लगने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं कोरोजन। तो इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका कोरोजन नहीं होता है, मतलब वो इनसे रिएक्शन नहीं करेगी, उस पर जंग नहीं लगेगा, ऐसी कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गोल्ड। गोल्ड सही आंसर क्यों है? क्योंकि जो गोल्ड होता है, ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। मेटल की जो सीरीज़ देखी होगी आपने, मेटल रिएक्टिविटी की सीरीज़, उसमें सबसे कम रिएक्टिविटी वाला मेटल है। ठीक है, मतलब ये जल्दी किसी से रिएक्शन ही नहीं करता। ठीक है, ये फ्री स्टेट में रहता है। आपने गहने देखे होंगे सोने के, उनमें चमक वैसे ही बरकरार रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करना, आप ये टेबल याद कर लेना। ठीक है, ये क्या है? ये है एक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना, रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ मेटल्स। तो ये क्या, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ दो बस, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को छोड़ दो। हाइड्रोजन के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड या फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी मेटल है। हाइड्रोजन बस नॉन मेटल है। ठीक है ना, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। उससे कम कौन? सोडियम। उससे कम कौन? कैल्शियम। तो जो ये हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं मतलब वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो नीचे आ रहे हैं वो कम रिएक्टिव है। तो सबसे नीचे कौन आ रहा है? देखो गोल्ड। सबसे नीचे कौन आ रहा है? गोल्ड। मतलब गोल्ड जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, जल्दी से किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा। ना ही ये एयर से रिएक्शन करेगा, ना ही ये वाटर से रिएक्शन करेगा, ना ही ये एसिड से रिएक्शन करेगा। जब इनसे रिएक्शन ही नहीं करेगा तो इस पर कोरोजन लग होगा ही नहीं, इस पर जंग लगेगा ही नहीं। तो जब भी किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा तो इसका कोरोजन नहीं होगा। तो आप ये सीरीज याद रखना, बहुत जगह काम आएगी। बहुत जगह पूछा जाता है, आपको 3-4 मेटल्स दे देंगे, कहेंगे इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन कौन सी है, या फिर सबसे कम रिएक्टिव कौन सी है। तो अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद है, ठीक है, तो आप बहुत सारे आंसर दे पाओगे। एटलीस्ट इतना तो आप याद कर लेना कि इस सीरीज़ में पोटेशियम क्या है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और गोल्ड क्या है? सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, इतना तो एटलीस्ट आप याद कर ही लेना, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन वही आगे जो अभी हमने बोला, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, आपको बताना है। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप आसानी से बता पाओगे कि पोटेशियम जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देखते ही आ गया होगा, पोटेशियम। तो पोटेशियम है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आप जानते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक, तो इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिल्वर। यहाँ पे गोल्ड मत लगा देना। ठीक है, जो सिल्वर है ये सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन है? गोल्ड। सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है? गोल्ड। लेकिन सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर गोल्ड नहीं है, वो कौन है? वो है सिल्वर। सबसे ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन है? सिल्वर। ठीक है, इसको आप याद रखना अच्छे से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया मटेरियल्स हैविंग क्वालिटीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब ऐसे मटेरियल जिनके पास दोनों तरह के गुण होते हैं। ठीक है, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी, उनको हम क्या बोलते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, एलॉयस, मेटलॉइड्स, नोबल मेटल्स, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है? मेटलॉइड्स। ठीक है, जो मेटलॉइड्स होते हैं इनके पास मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती हैं और नॉन मेटल्स की भी क्वालिटीज़ होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आप ट्राई करो कि आप इसका आंसर दे पाओ। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको क्लास 9th एंड 10th में भी काम आएगा। पूछा गया नेम द गैस इवॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है,
तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। कौन सी गैस निकलती है जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से? तो कोई मैग्नीशियम एक मेटल है और ये एक एसिड है, तो यानी कि सिंपल सी बात, अगर आपको याद है कि जब मेटल किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। तो सिंपल सा इसका आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा आंसर है? हाइड्रोजन। आपको याद रखना है, जब एक मेटल, जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है, जब एक डाइल्यूट एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जब एक मेटल एक एसिड से रिएक्ट करता है तो जो गैस निकलती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड? आपके पास ऑप्शन है फिर से 4, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मतलब इनमें से कौन सा है जिसको अगर हम जलाएंगे, जब बर्न करेंगे तो उसमें से पॉप साउंड निकलेगा, यानी पट पट की आवाज़ आती है। तो इसका सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन है, इस गैस को अगर आप जलाओगे तो उसमें से पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, यही इसकी पहचान भी है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किस गैस को बर्न करने पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, तो आपको बोलना है हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप देखो जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला गया है आयरन इज गैल्वनाइज्ड बाई कोटिंग इट विद। आपके पास 4 ऑप्शन है, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीशियम या जिंक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जिंक। यानी कि जब हम आयरन का गैल्वनाइजेशन करते हैं तो आयरन के ऊपर हम किसकी कोटिंग चढ़ाते हैं? जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं। ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि आयरन पे जंग ना लगे। मतलब आयरन का कोई सामान है, लोहे का कोई सामान है, तो उसके ऊपर हम जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं ताकि उस पर जंग ना लग सके। ठीक है, इसको बोला जाता है आयरन का गैल्वनाइजेशन करना। अब जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। ठीक है, कौन सी मेटल को, जो भी आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से कौन सी मेटल को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? कैरोसिन ऑयल में, यानी कि मिट्टी के तेल में। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है फॉस्फोरस, चौथा है जिंक। तो आपको इसका आंसर बताना है वीडियो पॉज करके। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब आपने पॉज करके आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है सोडियम। आप याद रखना सोडियम और पोटेशियम भी है, ठीक है ना, दोनों चीज़ें हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन में पोटेशियम है नहीं। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? कैरोसिन में। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम इनको हवा में रखेंगे सोडियम या पोटेशियम को, तब भी उनमें रिएक्शन हो जाएगी, आग पकड़ लेंगे, वो हवा से भी रिएक्ट कर जाते हैं। अगर हम उसको वाटर में रखेंगे तो इतने रिएक्टिव होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम कि वो वाटर से भी रिएक्शन कर जाएंगे और उनमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में पोटेशियम कहीं है नहीं, सिर्फ सोडियम है, तो हम ऑप्शन ए सोडियम पे टिक लगाएंगे। बाकी आपको याद रखना है सोडियम एंड पोटेशियम दोनों को ही हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि वो एयर एंड वाटर में नहीं रखे जा सकते डायरेक्टली, क्योंकि उनमें आग लग जाएगी, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल से रिएक्शन नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है मेटल ऑक्साइड्स आर। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या वो उनका नेचर न्यूट्रल होता है, या वो बेसिक होते हैं, या एसिडिक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, एसिड बेस क्या होते हैं ये मैंने आपको चैप्टर्स में बता रखा है। ठीक है, आप वीडियो देखना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड का क्या मतलब हुआ? मतलब मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में है, वो मेटल का ऑक्साइड हो जाएगा। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवृत्ति या उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल सही से याद रखना, 10वीं में भी आपको काम आएगा, जब क्लास 10th में जाओगे तो उसमें भी आपको ये काम आएगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं, उनका नेचर बेसिक होता है। इसी तरह से अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं तब वो एसिडिक होते हैं। मतलब मेटल के ऑक्साइड बेसिक, ठीक है ना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक, और अगर नॉन मेटल होता तो उसके ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला कि आउट ऑफ दीज विच वन इज मोर रिएक्टिव विद वाटर। ठीक है, इनमें से कौन सा है सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन या कॉपर जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन चारों में से? किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम। किसके साथ? वाटर के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है वाटर से तब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज फॉर्म होती है, या फिर नॉन मेटल जनरली रिएक्ट ही नहीं करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने देखा था, ठीक है, कि मेटल तो आसानी से वाटर से रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल की, तो ये जो नॉन मेटल होते हैं ये जनरली रिएक्शन ही नहीं करते। मतलब सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो नॉन मेटल होते हैं जनरली मतलब ज़्यादातर, ठीक है, रिएक्ट ही नहीं करते, किसके साथ? पानी के साथ, यानी वाटर के साथ। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है? इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? ऑप्शन ए है ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो कम रिएक्टिव है उसको हटा देता है। ठीक है, कहाँ से हटाता है? उसके कंपाउंड में से। तो ऑप्शन ए सही है, या फिर ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, या फिर ऑप्शन बी सही है, या फिर दोनों ए और बी सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है ना, उसके कंपाउंड से। जैसे आपने एक फेमस एग्जांपल देखा होगा इसका, कि अगर अपने पास है Fe यानी कि आयरन प्लस में, ठीक है, कॉपर का सल्फेट ले लो, कॉपर सल्फेट CuSO4, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो आयरन होता है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो मतलब जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा? CuSO4 में देखो SO4 के साथ कौन है? Cu, तो आयरन इसको लात मार के भगा देगा और आयरन आ जाएगा SO4 के साथ, यानी यहाँ पे बन जाएगा FeSO4। ठीक है, और Cu बेचारा अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो गया। Cu पहले किसके साथ था? SO4 के साथ, लेकिन अब कौन आ गया SO4 के साथ? Fe। Cu अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब ये ज़्यादा रिएक्टिव हो और यहाँ पर ये कम रिएक्टिव हो, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ही कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो इसका उल्टा हो जाए, अगर मान लो इसका उल्टा हो जाए, मतलब यहाँ पे Cu है और यहाँ पे फेरस सल्फेट है FeSO4, ठीक है, यहाँ पे क्या है? FeSO4, यहाँ पे Cu है, तब क्या होगा? तब कोई रिएक्शन नहीं होगी, हम बोलेंगे नो रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा? कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो Cu है ये कम रिएक्टिव होता है, तो कम रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब Cu आयरन को नहीं हटा सकता है, यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन ये हो जाएगा क्योंकि आयरन ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। चैप्टर 1 में देखा था आपने फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तो इनमें से कौन सा नॉन मेटल फर्टिलाइजर में यूज़ होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर देखते हैं। आंसर सही है बोथ ए एंड बी, मतलब फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन भी यूज़ होता है, फॉस्फोरस भी यूज़ होता है, मतलब ए एंड बी दोनों ही यूज़ होते हैं। तो सी ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन वोन्स एज एन एंटीसेप्टिक, मतलब जब हमें घाव लग जाता है तो एंटीसेप्टिक के रूप में हम इनमें से क्या लगाते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, सोडियम, आयोडीन, ब्रास या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है आयोडीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब हमें घाव वगैरह लग जाती है तो हम आयोडीन लगाते हैं, ठीक है, एज ए एंटीसेप्टिक। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप फिर से बोल रहा हूँ फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, तो ये आईडीज़ हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैथ्स के लिए आप एक स्टडी पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम अकेडमी ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।